चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पे आज हम आपके साथ बांटेंगे नवमांश चक्र के कुछ निर्णय, कुछ सूत्र। जन्म कुंडली में नवमांश चक्र का महत्व क्या है? कहते हैं जिस प्रकार से बाहरी आवरण का पता बाहरी मटेरियल से लगता है, लेकिन अंदर कितनी मजबूती है यह तो आपके नींव बताएगी। ऐसे ही जन्म कुंडली की नींव यदि कोई निर्णय करने की क्षमता मजबूती की लेना चाहे तो नवमांश चक्र से लिया जा सकता है, ले सकता है। अब नवमांश चक्र को हमें देखना कैसे है, नवमांश चक्र के ग्रहों का निर्णय लेना कैसे है, हम उसी विषय को लेकर के आपके साथ अपने इस संदर्भ को साझा करेंगे। जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ित हो और उसका प्रतिफल अंतिम निर्णय देने के लिए कोई ज्योतिषी सफल सहयोग एक निर्णायक स्थिति देने में न कर सके तो हमें नवमांश चक्र का सहयोग लेना चाहिए। नवमांश चक्र आपके उस कुंडली का मूलतः जो तत्व है अशुभता का या शुभता का निर्णय कर देगा। सो कैसे होता है नवमांश चक्र का विधान हम जानेंगे इस वीडियो में, और हम बराबर आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, सिखाएंगे या सीखेंगे। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में पत्नी के स्थान का स्वामी खराब है, छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा है एवं पीड़ित है। अब जन्म कुंडली को देख करके हर कोई ज्योतिषी यही कहेगा कि आपके जीवन साथी का सुख आपको नहीं है। अब इसका निर्णय अंतिम जो होगा वो जातक को परेशान करने वाला होगा। ऐसी अवस्था में जातक को परेशान ना होकर के एक दूसरे पहलू पे जाना चाहिए, और वो पहलू है नवमांश चक्र। यदि वही जो पीड़ित करने वाला जीवन साथी का ग्रह है किसी शुभ ग्रह या शुभ भाव में बैठा होगा तो उसका फल तुरंत बदल जाएगा। जीवन के परंपरागत प्रारंभिक चरण का बोध कराता है जन्मांक, लेकिन अंतिम फल और निर्देश देने वाला होता है नवमांश चक्र। तो ऐसे में हम आपके साथ आइए चार्ट के माध्यम से समझें कि नवमांश कैसे देखते हैं और नवमांश में देखने का विधान और उसका फलादेश कितना सटीक बैठता है। तो इसी वीडियो को ध्यानपूर्वक संदर्भ में लेकर के हम चलते हैं। तो अब नवांश समझने के लिए आपके सामने इसमें दो कुंडलियां हैं और दोनों ही कन्या लग्न की हैं, यानी कि नवांश में भी कन्या लग्न है और जन्म कुंडली में भी कन्या लग्न है। अब ये कन्या लग्न यदि जन्म कुंडली की भी है और नवांश की भी है, इसका मतलब क्या हो गया, नवांश में लग्न वर्गोत्तम हो गया। जब दोनों लग्न एक हो जाए, नवांश की और इसकी जन्म कुंडली की, तो समझना कि वर्गोत्तम हो गया। अब यहां ध्यान से देखें, शनि वर्गोत्तम नवांश लग्न में तुला के अंतर्गत बैठा है, जो कि शनि का उच्च अंश है, यानी उच्चांश में शनि है। राशि और नवांश कुंडलियों के विश्लेषण से निष्कर्ष यह निकलता है कि लग्न में जो लग्न कुंडली है उसके अंतर्गत शनि छठे भाव में कुंभ राशि में स्थित है, जो कि अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि है शनि की, और वही शनि जाकर के तुला में नवांश के अंतर्गत बैठ गए। इसका मतलब क्या हो गया, तुला दूसरा जो धन भाव है वहां पर उसका नाम है वित्तांश। वित्त यानी धन, धन के अंश में शनि बैठे हुए हैं। अब यहां वित्तांश में शनि हो गए तो अपनी जन्म स्थिति से भाग्यांश में है,
राशि कुंडली में नवम भाव में स्थित होने के कारण यह स्थिति जातक को अपने जो है आर्थिक उन्नयन, धन, व्यवसायिक सफलता और अपने बच्चों तथा अपने पोते पोतियों को समृद्धि सुख दे सकती है, क्योंकि वो पंचम भाव का स्वामी है और व्यवसाय का कारक भी है। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो हम इसको दोबारा आपको समझा देते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में शनि कुंभ लग्न में बैठे हुए हैं और वहीं नवमांश चक्र में तुला लग्न में बैठे हुए हैं। तो यदि तुला लग्न का अन्वेषण किया जाए तो तुला लग्न कुंभ लग्न से ठीक 9th हाउस में आता है और 9th हाउस भाग्य भाव होता है। अर्थात जो नवमांश कुंडली में शनि है वो भाग्य भाव में आ गए, यानी 11 कुंभ लग्न से ठीक गिनती करो, जहां तुला आती है वहां तक 9 आता है। तो इसलिए नवमांश चक्र में यहाँ भाग्यांश में शनि होने के कारण जातक को विशेष विकास देते हैं। यह हो गया एक उदाहरण। हम दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा दोनों कुंडली। एक तरफ जन्म कुंडली है जिसमें कन्या लग्न है, एक तरफ नवमांश कुंडली है जिसमें कन्या लग्न है। जहां जन्म कुंडली है वहां कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति कन्या के अंतर्गत ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ नवमांश कुंडली है जहां देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में यानी कर्क लग्न में बैठे हुए हैं। अब राशि कुंडली में कन्या लग्न है और गुरु प्रथम भाव में है। नवमांश कुंडली में लग्न कन्या है और गुरु कर्क में चले गए हैं। अब ये 11वां भाव क्या बोलते हैं इसको? लाभांश यानी इनकम। इसलिए गुरु कर्क में गए और लाभांश में हैं। और गुरु के लिए तो उच्चांश भी है ये, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च होते हैं। अब चतुर्थ और सप्तम भावों का स्वामी है गुरु, चूंकि चतुर्थ और सप्तम भाव, जहां की चतुर्थ में 9th लिखा हुआ है और ठीक सप्तम में 12th लिखा हुआ है 12। अब चतुर्थ और सप्तम भावों का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए इन दो भावों के लिए यह सर्वाधिक लाभकारी परिणाम देगा। चतुर्थ भाव मां, भूमि, भवन, सप्तम भाव पत्नी, व्यापार, साझा व्यापार, यात्राएं इत्यादि। गुरु विवाह के पश्चात इस व्यक्ति को सफलता देने वाला बनेगा और भौतिक एवं वाहन संबंधी सुख सुविधाओं के साथ शैक्षणिक उपलब्धियों को भी सुनिश्चित करवाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर आपको कोई कठिनाई आई हो तो हमें बता दीजिएगा। ये तो हो गया गुरु के जो लाभांश की चर्चा, और इससे पहले जो मैंने चर्चा की थी वित्तांश यानी धनेश की चर्चा की थी। अब हम एक आधा उदाहरण और लेकर के समझेंगे। यदि आपको इसमें समझने में कठिनाई आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वैसे तो आप समझ ही लेंगे आसानी से। अब आप इसमें देखिए चंद्र लग्न जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। दूसरी नवमांश चक्र में जानबूझ करके ऊपर लग्न निर्धारित नहीं किया गया है, तो अब इसमें आपको क्या समझना है। नवमांश कुंडली में लग्न का उल्लेख जानबूझ करके नहीं किया। राशि कुंडली में वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा लग्न में है और सप्तम भाव में सप्तम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र, और अपनी राशि में बैठा हुआ है। यहां पर शुभ बन गया शुक्र। नवमांश कुंडली में शुक्र भाग्यांश में चला गया है। भाग्यांश कहाँ है? लग्न कुंडली में आप ध्यान से देखें, भाग्यांश ठीक 4th जहां लिखा हुआ है लग्न कुंडली से, तो 9th हाउस में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह भाग्यांश में शुक्र चला गया है और वो बैठा है 4th हाउस में।
अब शुक्र का राशेष चंद्रमा नवांश कुंडली में शुक्र भाग्यांश में चला गया है, यानी कि कर्क में, किंतु शुक्र का राशेष चंद्रमा राशि कुंडली में अपनी नीच स्थिति में है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच होता है। इसके कारण पारिवारिक जीवन में, आर्थिक काल में, प्रारंभिक चरण में सर्वोच्च खुशी और सफलता मिली, परंतु उत्तरार्ध में घरेलू जीवन में जातक को तनाव और चिंता का सामना करना पड़ा। तो ये दो कुंडलियां मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए दी। इसी तरह से हमें कुंडली नवमांश चक्र को देखना चाहिए। नवमांश चक्र में विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है, नवमांश कुंडली के माध्यम से आपके सूक्ष्म फलादेश का वर्णन होता है, इसलिए आपका लग्न बिल्कुल परिशुद्ध होना चाहिए, तब आपके जन्म कुंडली का निर्णय नवमांश चक्र करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझने में सफलता मिली होगी। यदि हाँ, तो हमें और बताएं। बाकी मैं आपको और आगे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो समझाने के लिए दूंगा ताकि आप जल्दी समझ सकें। तो बस लेते हैं इसमें विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।